दोस्तों 8 नवंबर को आपका कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण, इसके साथ ही आपके भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र रहता है 5-5 नंबर के, तो वो मैं आपको क्या कवर करा दूंगा। एक ही वीडियो में हम सब प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली, तो उसमें हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्रम से हम देखते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो LNC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव निश्चयवाद क्या है। तो नव निश्चयवाद विचारधारा का अर्थ है अगर मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। जन्म दर क्या है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या पर जितने बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारक बताइए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवास के 2 कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष क्या है, कारक क्या है, इनको भी डिटेल से आपको पढ़ के रखना है। अपकर्ष क्या क्या है वो भी डिटेल से पढ़ के रखना है, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, मानव विकास सूचकांक के नाम लिखिए। तो स्वास्थ्य, 3 मूलभूत क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक पहुंच। नेक्स्ट है मानव विकास में सतत पोषणीयता से आशय, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इससे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो चतुर्थक क्रियाकलाप सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। इनके अंतर्गत सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रकीर्णन तथा सूचना का उत्पादन आता है। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। मुख्य श्रमिक वह श्रमिक कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक क्या है, सीमांत श्रमिक क्या है, अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिन से कम दिन कार्य करता है, तो वो आपका सीमांत श्रमिक है। और 183 दिन तक कार्य करे वो आपका मुख्य श्रमिक, और जो 183 दिन से कम कार्य करे वो आपका सीमांत श्रमिक कहलाता है। मानव बस्ती किसे कहते हैं। जिस भूखंड में मनुष्य आवास बनाकर रहता है वो मानव बस्ती है। पल्ली बस्तियां या नगरीय प्रवाह किसे कहते हैं, तो वो आपको तैयार करके रखना है। फिर भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण अस्थायी या स्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में जो कम हो जाता है उसे हम क्या भू निम्नीकरण कहते हैं। ऐसे वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, ओके, मोटर वाहनों से निकला धुआं, ये सब वायु प्रदूषण के कारक हैं। ओके, हमें कई सारे क्वेश्चन और पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, थोड़ा हम फास्ट देखते जाएंगे। ओके, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है। तो भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या 1882 में अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन को प्रमुखता दी थी। मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र तैयार कर लीजिएगा। मृत्यु दर किसे कहते हैं। उससे पहले मैंने जन्म दर बता दी, तो जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, पता होने चाहिए आपको। ओके, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। मानव विकास क्या है, तैयार करके रखिएगा। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये मानव विकास के घटक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है डेयरी फार्मिंग, डेयरी कृषि फार्मिंग क्या है। ओके, फिर पर्यटन को आकर्षित करने वाले 2 कारक। किसी भी स्थान को अगर पर्यटन आकर्षित क्यों होते तो भूदृश्य के कारण, यानी वहाँ अगर प्रवृत्ति भूदृश्य है, झील है, सागरी तट है, ऐसे प्राकृतिक भूदृश्य है तो पर्यटन आकर्षित होते। दूसरा इतिहास एवं कला, वहाँ प्राचीन स्मारक है, विरासत स्थल है, पुरातात्विक स्थल, किले, महल इत्यादि हैं, तो भी क्या है पर्यटन आकर्षित होते हैं। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख वर्ग पूछे जा रहे हैं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है हिल स्टेशन या पर्यटन नगर किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट में आता कि पचमढ़ी किस प्रकार का नगर है, तो आपका एक पर्यटन नगर या हिल स्टेशन है, तैयार करके आपको रखना है। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर पढ़ लेना है। जल प्रदूषण के 2 कारण, सिंपल है। और प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कई प्रकार के, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो यहाँ तो कोई भी आपको 2 प्रकार बता देने, 1 लाइन उसके बारे में लिख देना है। आगे देख लेते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदाय तथा वहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है, अतः इस संबंध का अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। प्रकृति के मानवीकरण किसे क्या है, कम इंपॉर्टेंट पढ़ के रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल।
नेक्स्ट, अशोधित जन्म दर से क्या है? अशोधित जन्म दर का सूत्र लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे आपको पढ़ लेना है। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक आधारभूत मानव विकास की औसत उपलब्धियों का एक सरल संश्लिष्ट सूचकांक है, जिससे विभिन्न देशों का पदानुक्रम निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपको देखना है तृतीय क्रिया क्या है? उदाहरण से लिखिए। तो उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देने वाली सेवाएं को तृतीय क्रियाएं व्यवसाय श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संचार सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित है। आगे देख लेते हैं। आगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? जन्म दर में वृद्धि हो रही, मृत्यु दर में कमी हो रही है। ये मुख्य कारण आपके रहने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। तो प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे हैजा एवं दस्त प्रदूषित जल पीने से होते हैं। धुलाई के लिए अशुद्ध पानी से त्वचा रोग, संक्रमण रोग, नित्य रोग जैसे ट्रोकोमा हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको बताइए जो इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, केवल हम उन्हें देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके, फिर आपको तय करना है मलिन या गंदी बस्ती किसे कहते हैं, तो ये देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ऐसे प्रवास के अपकर्ष के कारक कौन कौन से हैं लिखिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रवास के अपकर्ष कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक है, दोनों आपको पहले ही बताओ जो तैयार कर रखना है। रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन के लिए अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूलित जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी क्या हैं? अपकर्ष कारक होते हैं। और प्रतिकर्ष कारक होने, अपकर्ष कारक में यूँ याद कर रखना है, ट्रिक मैं आपको बता, मतलब समझ के कैसे आपको रखना है। अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक में वे सभी कारक आते हैं जिनमें हम क्या है, जिन जो हम चाहते हैं। ओके, मतलब हमें स्वयं जिसके लिए जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओके, फिर आपका प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक में हमें जबरदस्ती हमारा मन तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा। जैसे बेरोजगारी, गांव में बेरोजगार है तो शहर में आपको रोजगार के लिए आना ही पड़ेगा। जीवन यापन की निम्न दशाएं, इसके साथ ही अगर गांव में क्या महामारियां हैं, जल की कमी हो जाती तो आपको क्या जाना ही पड़ेगा। गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं अपना, फिर भी आपको अपना एरिया है वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये प्रतिकर्ष कारक आपके हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को लिखिए। फिर मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? फसलों को उगाना एवं पशुओं का पालन दोनों एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। फिर कृषि आधारित उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, ये सभी आपके क्या है? कृषि आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के से उत्पन्न होने वाली दो समस्याएं लिखिए। नगरों में प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या से आवास हेतु मकानों की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों में जल मल निकास की दोषपूर्ण व्यवस्था तथा कूड़े कचरे एवं जल वायु ध्वनि प्रदूषण की समस्या चरम सीमा पर है। नेक्स्ट आपको तय करना है शिक्षा नगर किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करके रखना है जनसंख्या प्रदूषण। नेक्स्ट आपको तय करके रखना है जनसंख्या प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण की दो हानियां लिखिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संभववाद क्या है लिखिए। संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण की हानियां पूछी जा रही हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। सिंपल है, एक बार पढ़ के आपको रखना है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला कायिक घनत्व किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो कायिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को दर्शाता है। तो ये आपका कायिक घनत्व। फिर विकास से क्या आशय है। तो विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य सापेक्ष होता है, अर्थात वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि व गुणात्मकता में सकारात्मक परिवर्तन विकास है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मानव की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी है। तो भोजन, वस्त्र, आवास, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। फिर इसके बाद एशिया में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। तो विवाह, कम आयु में होना, शिक्षा की कमी, ये सब क्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताइए। तो मिट्टी, जलवायु, ये सब क्या है मानव विकास को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है खनन किसे कहते हैं। खनन की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो भूगर्भ को खोदकर खनिजों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती, खनन कहलाती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। नेक्स्ट तैयार करिएगा। भोजन संग्रहण में विश्व के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन से, कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको तैयार करके रखना है
चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? तो जब मानव को पशुओं को चारे व पानी की व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ता है तो तब उसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। चलवासी पशुचारण यानी पशुओं को चराने के लिए, चलवासी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा है? हमें जाना है चारे और पानी की तलाश में। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करके रखना, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अर्थ है और हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है स्वेज नहर व पनामा नहर में अंतर। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर। पनामा नहर क्या है? यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बाकी ये 3 पॉइंट में बताया जा रहा है। स्वेज नहर पनामा नहर में अंतर तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जाऊँगा, फास्ट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि जैसे आपको क्या है तैयार करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो ओके, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो अपने हिसाब से फिर आप पढ़ पाएंगे, और रिवीजन भी आपको करना हो तो उसी की सहायता से आप कर पाएंगे। बार बार आपको क्या है वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट तैयार करना है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में 3 अंतर। सिंपल आपका रहने वाला है, पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? घर से ही चलाया जाता है, परिवार के सदस्यों ही द्वारा इसे चलाया जाता है। जबकि लघु उद्योग में क्या है? श्रमिकों की सहायता ली जाती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। सिंपल दिया है, पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। ऐसा नेक्स्ट, आधुनिक निर्माण और विनिर्माण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक निर्माण और विनिर्माण की विशेषता कौन सी है? कौशल का विशेषीकरण, यांत्रिकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, ये सभी हैं आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। तो क्रम से इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है व्यापारिक या जैसे व्यापारिक कृषि का है या रोपण कृषि का है, एक ही बात रहने वाली। तो व्यापारिक कृषि या रोपण कृषि किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो व्यापारिक कृषि के बारे में दिया हुआ है। ये व्यापारिक कृषि आपका जब कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से की जा रही है, तो आपकी व्यापारिक कृषि कहलाती है। फिर इसके विशेषताएं कौन कौन सी है, तो वो आपकी विशेषताएं दी हुई हैं। 3 पॉइंट दिए हैं विशेषताएं के, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहले प्राकृतिक धरातलीय बनावट, दूसरा जलवायु, तीसरा है वर्षा। ये सभी हैं आपके जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक धरातलीय बनावट, जलवायु और वर्षा। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण आपके ये दिए हुए हैं जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, पुत्र मोह, ये सभी क्या है आपके जनसंख्या वृद्धि के कारण है। इसके साथ अशिक्षा भी हो जाएगा आपका पॉइंट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट निवल बोया क्षेत्र और सकल बोया क्षेत्र में अंतर आपको तैयार कर लीजिएगा। निवल बोया गया क्षेत्र वर्ष में 1 बार बोया जाने वाला कुल क्षेत्र है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र सकल बोया क्षेत्र कहलाता है। क्रम से दिया हुआ है। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। शुष्क कृषि क्या होती है, आर्द्र कृषि क्या होती है, क्रम से दिया हुआ है। शुष्क कृषि में क्या है, वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। आर्द्र कृषि में 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की मात्रा रहती है। क्रम से आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करके रखना है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी बोर्ड एग्जाम में भी आपका आया था। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन में पालन में अंतर तैयार करके रखिएगा। एक बात और, इस प्रकार से भी कई बार आ जाता है, अगर मान लीजिए अंतर ना आए तो पूछ लिया जाए चलवासी पशुचारण की विशेषताएं लिखिए या उसके बारे में लिखिए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ये तैयार कर लिया, आया चलवासी पशुचारण की विशेषताएं लिखिए या उसके बारे में लिखिए, तो फिर आपको ये 3 पॉइंट जो आप तैयार कर गए ये तीनों आपको लिख देना है पॉइंट वाइज, उसी पॉइंट पे जिस प्रकार से दिया हुआ हो जाएगा। आता है वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में लिखिए या उसकी विशेषताएं बताइए, तो ये पॉइंट बता दीजिएगा। अंतर आता है तो दोनों को सेट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या है दिमाग लगा कर रखना होगा कि अगर क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट है भारत में नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं। तो ये आपका दिया है भारत में नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं। आगे नेक्स्ट जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो ये आपके नियंत्रण के उपाय दिए हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसके आगे दिया हुआ है फिर शिक्षा का प्रसार, विद्यावस्था के प्रति सुरक्षा।
तो ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट ये करना है प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक क्रियाकलाप की विशेषताएं। अब प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं तो उसकी विशेषताएं भी सिंपल आपकी रहने वाली हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन तो भूगोल में से बहुत ज़्यादा सिंपल है, पढ़ते ही आपको क्या है समझ में आ जाएंगे और तैयार भी आपके हो जाएंगे। कुछ डिफिकल्ट होते तो उनमें थोड़ा आपको मेहनत कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्रियाकलाप किस प्रकार से सहायक होते हैं स्पष्ट करना है। कोई भी देश के विकास में जो तृतीय क्रियाकलाप है, जैसे परिवहन किस में आता है तृतीय क्रियाकलाप में, क्योंकि स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, वाणिज्य सेवा में आर्थिक व सामाजिक योगदान करते हैं। ये सभी आपके कौन तृतीय क्रियाकलाप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद गांव में से नगरों की ओर प्रवास क्यों बढ़ रहा है। लोग मतलब गांव की अपेक्षा क्या है नगरों में आ रहे हैं। ओके, गांव से नगरों में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तो आप इसी का कारण ऐसे भी कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि लोग, आपने भी देखा अपने आपके गांव में, आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो गांव में रहते थे अब वो परिवार क्या है उनके नगरों में रहने लगे हैं। तो इसके क्या कारण है वो आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाई। अब ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको फोकस के साथ तैयार करना पड़ेगा। भारत में जनसंख्या वितरण का प्रारूप बताना है, तो इसमें थोड़ा आपको क्या याद करना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा आपको क्या है याद करने में थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते जो आपको एक पढ़ते ही आपको याद हो जाते हैं। ओके, ये जो था कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से, पहले बायोगैस, फिर पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, ये सभी हैं आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। तो क्रम से आपको तैयार कर लेना है। ये हो जाता हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 4 नंबर वाले प्रश्न की हम बात करें तो पेपर में केवल आपका एक ही 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं ये आपकी दी हुई है। आगे नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक रहा। इन चीज़ों को आपको एक बार पढ़ना बस है और समझने का प्रयास करना है। ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तय करके रखना है ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोतों में 4 अंतर। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, पहले तो यही आपको क्लियर होना चाहिए। और अंतर आपको तय कर लेना है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ओके, कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्त एवं सीमित संसाधन होते हैं। अपरंपरागत स्रोत कौन हो गए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो जाए आपका, इसके साथ जैव ऊर्जा हो गया। ये क्या होते हैं आपके अपरंपरागत स्रोत, असमाप्त होते हैं, अच्छे साधन होते हैं, यानी ये समाप्त नहीं होने वाली इतनी आसानी से। जबकि जो क्या है जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है ये क्या है समाप्त हो जाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक सीमित मात्रा में है। आगे नेक्स्ट तैयार करना है भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण है। भारत में जल संसाधन की कमी है तो उनके उत्तरदायी कारण कौन कौन से वो आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के विकास की महत्वपूर्ण नीतियां हरित क्रांति, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, ये सभी क्या हैं आपके कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियां हैं। नेक्स्ट कृषि समस्याओं के समाधान के उपाय लिखिए। तो कृषि समस्याओं के आपको समाधान के उपाय बताना है। सिंचाई योजनाओं में वृद्धि हुई है, बहुफसली कृषि का उपयोग, उत्तम बीज व उर्वरकों की उपलब्धि, उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियों या तरीकों को बताइए। तो ये आपका दिया है वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियाँ, तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं, अब केवल आपका रह जाता है मानचित्रकार। ओके, 4 नंबर वाले 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले हो जाते हैं। अब मानचित्र रह जाता है, भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। चलिए मैं उन्हें भी आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। लेकिन इसके बाद और ये अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं तो एक काम और आपको करना है, एक बार आपको करना है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 और एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है जो भी वो पेपर हुए हैं उनमें 2000 जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कर दिएगा एमपी बोर्ड एग्जाम 24 और एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम का पेपर वो देखिएगा और उससे संबंधित उसमें जो क्वेश्चन आए उनको एक बार अब जरूर आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मानचित्र। पहले दोस्तों हम देख लेते हैं विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में से आपको पढ़ के रखना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पनामा नहर, ऑस्ट्रेलिया का बृहत जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका जलवासी पशुचारण क्षेत्र। क्रम से जिस क्रम में पूछा जा रहा है उसी क्रम में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पूरी हिंदी तो लिख नहीं सकते इसलिए नंबर पे दे दिया। पहले पॉइंट यहाँ है, पहला पॉइंट यानी
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट यानी परामर यहाँ रहने वाली है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हम देख लेते तो तीसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी क्षेत्र ये रहने वाला है। फिर पाँचवा हमारा पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका का जलवासी पशुचारण क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका अफ्रीका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक कपास उत्पादक क्षेत्र, मलेशिया का रबड़ उत्पादक क्षेत्र मेगाडास्का। और यहाँ नंबर से पहला पॉइंट, दूसरा ये तीसरा है आपका, ये चौथा, ये पाँचवा नंबर से मेंशन किया जाए। और आप भी चाहें तो इसी प्रकार से एग्जाम में नंबर से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या है लिखिएगा, सीधे आप लिख देना है, छोटे छोटे शब्दों में आपको मेंशन कर देना है। आगे देख लेते हैं, तो दिखा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, जिसमें उत्तर अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र बताना, पंपास घास का मैदान, कोलंबो, अफ्रीका का मिश्रित कृषि क्षेत्र, अफ्रीका का विरल जनसंख्या क्षेत्र, ये सब आपको बताना। और ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नंबर वाइज नंबर दिए हुए हैं। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, सभी की आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए मानचित्रकार तो कोई फिक्स नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने जो आपके मेन स्थान हैं प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उनको आपको तैयार करके रखना है। बाकी मैं आपको बताते जा रहा हूँ जो आपके सिलेक्टेड हैं, ये आपके दिए हुए हैं सभी के, और उनके नंबर वाइज नंबर यहाँ मेंशन भी किया जा रहा है। मतलब आपको मैं मानचित्र तो बता ही रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेजन नदी, लंदन से न्यूयॉर्क जलमार्ग, कांगो नदी, सिडनी, पेरिस, ये सब पूछा जा रहा है आपसे, ये क्रम से आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है मास्को, अफ्रीका का घना बसा क्षेत्र, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र, ये आपका दिया है क्रम से पहला पॉइंट, ये दूसरा, जिस क्रम में ये दिया हुआ है आपको उसी क्रम में इसके सॉल्यूशन यहाँ दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। अब भारत का मानचित्र देख लेते हैं, तो भारत के मानचित्र देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर, डिगबोई तेल शोधन कारखाना असम, मुंबई, उज्जैन, कोलकाता, ये सब पूछा जा रहा है हमसे। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, जैसे इंदिरा गांधी नहर यहाँ है, फिर आपका डिगबोई तेल शोध कारखाना, असम आपका दिया हुआ है, असम हो जाता है। फिर आपका मुंबई है, यहाँ आपका मुंबई पूछा जा रहा है, फिर उज्जैन है और कोलकाता है, तो क्रम से में दिया हुआ है। नेक्स्ट मानचित्र देख लेते हैं, नेक्स्ट मानचित्र में है छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ रहने वाला है। फिर कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा दर्शा दी गई है। बंगाल का घाड़ी आपको बता दी गई है। फिर सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला क्षेत्र आपका ये रहने वाला है, 5वें नंबर वाला ये है, और यहाँ इस साइनों से यहाँ मेंशन किया जा रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये आपको मेंशन किया गया है, तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, रबर उत्पादक क्षेत्र पालम हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, लक्षद्वीप, चिल्का झील, ये सब मेंशन किया जा रहा है। गुवाहाटी, जयपुर, बरौली, भारत की जो तेल शोधनशाला है, तारापुर अणु विद्युत गृह, कोयला उत्पादक राज्य झारखंड, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट विश्व का मानचित्र और भारत के मानचित्र प्रैक्टिस कराई है, और भी दोस्तों आप अपने हिसाब से तैयार करते जाइएगा। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाली महत्व देख ली है। आपको आपका विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, ये भी आपको कवर करा दिया है। बाकी अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दिया। अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ कवर रह जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।